नमस्कार बच्चों। जी हाँ, आज एक नया चैप्टर है पैराबोला कोनिक सेक्शन। जी हाँ, कोनिक सेक्शन जो है वो कोऑर्डिनेट का एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। बट यदि हम पिछले कुछ सालों से जेई के ट्रैक को उठा के देखें तो जेई कोनिक सेक्शन पे गंदगी नहीं कर रहा है, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन देता है। और जहाँ तक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि हमारा टीएससी पार्ट 1 में हमारा मेन टारगेट जो है वो मेंस ही है। जी हाँ, तो मेंस के हिसाब से बात करें तो कोनिक सेक्शन एक बहुत ही आसान सेगमेंट है मेरे बच्चे। जैसा मैंने पहले भी शायद आपसे कहा था, जो मुझे याद आ रहा है कि आप यदि अपनी एनसीईआरटी की बुक्स को उठा के देखेंगे तो जो कोनिक सेक्शन पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला दिया हुआ है उसमें वो वाकई कुछ भी नहीं है। जी हाँ, उसमें सिर्फ आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशंस दी हुई हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशंस दी हुई हैं, उसके पैरामीटर्स डिफाइन किए हुए हैं, उसके पैरामीटर्स निकाले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी क्वेश्चन उसके अलावा आते हैं। उसके रीजन मैं कई आपको शेयर करता हूं कि जैसे शायद आपके एनसीईआरटी में टेंजेंट नॉर्मल नहीं है। किस पे? कोनिक सेक्शन पे। कोनिक सेक्शन के टेंजेंट नॉर्मल नहीं है, लेकिन आप याद करो टेंजेंट नॉर्मल तो एक अपने आप में एक चैप्टर है। उसमें तो हम हर कर्व के टेंजेंट नॉर्मल की बात करते हैं। जब हम हर कर्व के टेंजेंट नॉर्मल की बात करते हैं मेरे बच्चे, तो बड़ा ऑब्वियस, बिल्कुल ऑब्वियस है क्या कि भैया वहां पर इलिप्स हाइपरबोला पैराबोला के टेंजेंट नॉर्मल भी आ सकते हैं। जी हाँ, वहां पे इलिप्स हाइपरबोला पैराबोला के टेंजेंट नॉर्मल भी आ सकते हैं। तो इसलिए पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला में टेंजेंट नॉर्मल सिलेबस में है। फायदा क्या है? देखिए, एक तरह से टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन तो वहां से भी निकाल सकते हैं, फिर हम टेंजेंट नॉर्मल यहां दोबारा क्यों पढ़ें? देखिए, वहां का प्रोसेस कई बार हमारे लिए बहुत फायदे का सौदा होता है, लेकिन कई बार वो प्रोसेस लेंथी होता है। शायद कोई एक आसान मेथड हमारे पास पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला में आ जाए जिससे हम टेंजेंट नॉर्मल और आसानी से निकाल पाएं। क्योंकि जैसे मैं एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की बात करता हूं, तो किसी भी कर्व में एक्सटर्नल पॉइंट से पे टेंजेंट की बात जो हमने टेंजेंट नॉर्मल की वक्त की थी बच्चे, तो क्या किया था कि x1 y1 एक्सटर्नल पॉइंट दिया है, इससे हम कर्व पर टेंजेंट बनाना चाह रहे हैं, तो हमने कर्व का एक पॉइंट अल्फा एफ अल्फा एज्यूम किया, वहां पे डेरिवेटिव को टेंजेंट के स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से इक्वेट किया, अल्फा की वैल्यू निकाली, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकाला, फिर जाके कहीं टेंजेंट की इक्वेशन लिखी। लेकिन वहां पे भी हम देखा कि कई बार दो दो तीन तीन टेंजेंट बनती है, तो इतना आसान नहीं होता है। लेकिन मेरे बच्चे, जब हम पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला में जाएंगे, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की बात करेंगे, ये चीजें बिल्कुल सर्कल की तरह काफी आसान हो जाएंगी। तो यहां पर हमें काफी सारी वो चीजें पढ़ने की जरूरत है जो एक तरह से, यदि हम एनसीईआरटी के पैराबोला इलिप्स की बात करें, पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला की बात करें, वहां पे जो दिया है उससे आगे की बातें हैं, क्योंकि वो आगे की बातें इनडायरेक्टली किसी और चैप्टर में हैं, लेकिन उस चैप्टर का प्रोसेस लेंदी है और यहाँ शायद हम उसका कोई आसान प्रोसेस डेवलप कर पाए। जी मेरे बच्चे, और हम बात करें एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एडवांस में तो जितनी गंदगी की जा सकती है उतनी गंदगी की जा सकती है कोनिक में, क्योंकि कोनिक बहुत ही मजेदार चैप्टर है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि काफ़ी सालों से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर भी हम एडवांस का जब हम पार्ट 2 करेंगे तब कुछ बहुत बढ़िया क्वेश्चंस वहाँ पे करेंगे, चीज़ों को बहुत अलग अंदाज में सीखेंगे। लेकिन अभी हम पार्ट 1 की बात करें तो कोनिक एक निहायत ही आसान चैप्टर है। जी हाँ, बहुत बहुत आसान है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पता हैं तो हम निश्चित है मेंस के क्वेश्चन को तो कर सकते हैं, लेकिन हम फिर जैसा कि हमेशा से करते रहे हैं कि बिल्कुल रॉ से, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं और जेई मेंस के लेवल से भी थोड़ा सा ऊपर जाके ही खत्म करते हैं। यहाँ भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ हम कुछ मक्कारी करेंगे, हम पूरी उसी अंदाज में करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ करने को बहुत ज़्यादा नहीं है। कोनिक में बात करें मेरे बच्चे तो समय लगता है पैराबोला के अंदर। पैराबोला आपने अच्छे से किया, इलिप्स हाइपरबोला की बहुत सारी चीजें आप पैराबोला में कर चुके होते हो, फील वहां पर आपका डेवलप हो जाता है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे एल्गोरिथम ऐसे हैं जो पैराबोला में किए, इलिप्स हाइपरबोला में एस सच है, बस क्वेश्चन करो वहां पर, कुछ उसमें समझाने को है ही नहीं। जी हाँ, ऐसी बहुत सारी चीजें। पैराबोला पूरी ईमानदारी के साथ करना है। पैराबोला में एक और काम की चीज है, पैराबोला में कुछ रिजल्ट्स हम डेवलप करेंगे, कुछ रिजल्ट हम जो है कंक्लूड करेंगे। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने रिजल्ट बताए जाएं सब याद कर लियो। जी हाँ, सारे याद कर लेना। वैसे तो आप इस तरह से रिजल्ट या फॉर्मूले याद करने में माहिर हैं,
पुरानी महारत हासिल है आपकी इसमें। तो मैं आपसे यहाँ ये करूँगा कि आपके पसंद का एक चैप्टर आपके सामने अब आ गया है, जहाँ बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे रिजल्ट मैं आपको देने वाला हूँ, और वो आप याद कर लेंगे तो क्वेश्चन आपसे बच ही नहीं सकता। जी हाँ, एक्चुअली यहाँ क्या होगा कि बहुत सारे रिजल्ट हम देंगे। जैसे मैंने एक रिजल्ट अभी इस क्वेश्चन में कंक्लूड किया, अगला क्वेश्चन दिया मैंने, अब अगले क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, वो जो रिजल्ट हमने पहला वाला प्रूव किया ना, उसके पहले लाइन से शुरू होगा, कहीं और जाके खत्म होगा। तो भैया यदि उसकी पहली लाइन से शुरू हो रहा है तो कम से कम उसकी पहली लाइन से वो रिजल्ट जहां तक आया है उस मैकेनिकल वर्क को तो बचा लें, उस रिजल्ट को सीधा अगले में पेल दें। जी हाँ, ऐसे ही करना है। ये कोशिश करनी है कि जितने रिजल्ट आप याद कर सकते हैं कर लें, क्योंकि हर रिजल्ट आगे के क्वेश्चन में डायरेक्टली अप्लाई करने से आपका पेपर वर्क जबरदस्त अंदाज में कम हो जाएगा। याद कीजिएगा, इलिप्स हाइपरबोला में इतने रिजल्ट नहीं होंगे वहाँ, क्योंकि हाँ रिजल्ट क्यों वहाँ इतने नहीं होंगे, पैराबोला में इतने क्यों होंगे, इसको हम आगे आके समझेंगे। लेकिन इलिप्स हाइपरबोला में उतने रिजल्ट नहीं होते हैं जितने पैराबोला में। बहुत सारे क्वेश्चन की प्रोफाइल पैराबोला में बनती है, वो प्रोफाइल इलिप्स हाइपरबोला में मिलती ही नहीं है। रीज़न कि वो या तो हाँ कहें कि बना नहीं सकते, या ये कहें कि कुछ जगह बना सकते हैं तो वो बहुत गंदगी वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें बहुत अजीबो गरीब सी कैलकुलेशन, बहुत स्पेसिफिक कैलकुलेशन, वो भी ट्रिगो के अंदर। इसलिए इलिप्स हाइपरबोला कहीं आसान हो जाते हैं पैराबोला के कंपैरिजन में। पैराबोला अपने आप में आसान इसलिए मैं कहता हूं कि रिजल्ट याद है, पैराबोला बहुत आसान हो जाता है, लेकिन वो रिजल्ट कहाँ से आए, कैसे आए, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि चैप्टर की फील वहीं से निकल के आती है। तो आज हम हाँ कोनिक सेक्शन प्रॉपर बिल्कुल रॉ से शुरू करने वाले हैं। पैराबोला को आज हम शुरू करेंगे, इसका थियोरेटिकल पार्ट देखेंगे, और समय यदि अलाउ करता है तो आज की क्लास में प्रैक्टिस सेशन पे आएंगे, नहीं तो आज की क्लास कुछ बेसिक क्या कहते हैं कोनिक और पैराबोला की थ्योरी पर बेस होगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, अगली क्लास में प्रैक्टिस सेशन पे भी आएंगे। बहुत जल्दी ये चैप्टर्स खत्म हो जाने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ बताने को यहाँ पर नहीं है। यदि हम पार्ट 1 के साथ, देखिए थियोरी में ज़्यादा कुछ बताने को है ही नहीं, क्वेश्चन ही यहाँ करने को है। अब पार्ट 1 में क्वेश्चन करते वक्त इमोशंस पे तो कंट्रोल रखना ही है ना। जी हाँ, एक लेवल पे आके तो इमोशन को हाँ हमें बंद कर ही देना है, मतलब बांध के रखना है। तो जी हाँ, उसको जैसे हम बांधेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो साइड में हो जाएंगे, वो हमारे पार्ट 2 के लिए शिफ्ट हो जाएंगे। तो चलिए पार्ट 1 हम शुरू करते हैं कोनिक का। मेरे बच्चे, कोनिक में हम पहला हाँ जो करेंगे वो करेंगे पैराबोला, लेकिन उससे पहले कोनिक क्या है हम उसकी बात करेंगे। जैसा मैंने कहा, हर चैप्टर हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, तो यहाँ भी बिल्कुल बेसिक से ही शुरू करेंगे। आखिर सबसे पहले बात करेंगे कि कोनिक क्या है, क्या है ये कोनिक वर्ड। देखिए मेरे बच्चे, मैं एक डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन बना रहा हूँ। अब ये डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन क्या है उसको भी समझ लेते हैं। ऐसे है, ये है एक कोन, फिर एक कोन, एक कोन के ऊपर कोन, दोनों की नेक मिली हुई है, ठीक है, दोनों के टॉप मिले हुए हैं, ऐसे दो कोन हैं। यहां पर हमें पता है कि इन दोनों कोन का ये लाइन जो है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ये 3D ज्योमेट्री है, फील कीजिएगा, ठीक है। मौसम जरूर बहुत ठंडा है, लेकिन आप फिर भी इस वक्त ये मान के चलें कि दो आइसक्रीम के कोन जो है वो आपने एक के ऊपर एक रखे हुए, एक नीचे बटर स्कॉच है, ऊपर चॉकलेट है, ठीक है। तो आपने एक के ऊपर दो जहाँ कोन ऐसे रखे हुए। अब इसको फील करना है कि एक चाकू आपके पास है। जी हाँ, दो कोन है आइसक्रीम के और एक चाकू आपके पास है। अब हम इस दो कोन के जो कोन हाँ कोन के ऊपर कोन रखा हुआ है, इसके उस चाकू से अलग अलग अंदाज में कट लगाते हैं। इसमें देखिए, इसमें अलग अलग अंदाज में कट लगाएंगे। तो मेरे बच्चे, यदि मैं आपसे कहूं कि भाई यदि हम यहां पर ऐसे कट लगाएं कि आपका चाकू इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर रहते हुए आपके इस कोन को कट कर रहा है, तो जो कोन का क्रॉस सेक्शन दिखेगा, क्या आप उस क्रॉस सेक्शन की जानकारी दे सकते हो? चलिए, आपको फील करना होगा कि आपने आइसक्रीम का कोन है, आपने ऐसे उसे कट कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट हॉरिजॉन्टल रखते हुए आपने चाकू को उसको कट कर दिया। और जैसे आप उसका क्रॉस सेक्शन ऐसे झांक के देखेंगे, आइसक्रीम तो दिखेगी, उसके अलावा क्रॉस सेक्शन हाँ ज्योमेट्री में क्या दिखेगा? जी हाँ, ज्योमेट्री में आप समझ पा रहे हैं कि एक सर्कल दिखेगा। बिल्कुल मेरे बच्चे, यहां पर आपको एक सर्कल नजर आएगा, कुछ ऐसा इसका क्रॉस सेक्शन होगा। उसको मैं अलग से बनाऊं तो वो क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा नजर आएगा, एक सर्कल।
ठीक है जी हाँ, यहां पर आपको क्रॉस सेक्शन सर्कल दिख रहा है। इसके बाद यदि हम बात करें मेरे बच्चे, तो यहां पर यदि मैं अब प्लेन को थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूं, किसी एंगल पर अब हम इसको कट कर रहे हैं, अब हमने चाकू को थोड़ा सा घुमा के कट किया, इंक्लाइन करते हुए कट किया। सोचिएगा अब आप ऐसे कट कर रहे हैं, अब क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसे दिखेगा। गौर से देखेंगे, क्रॉस सेक्शन को फील करेंगे तो आपको फील होगा कि इस बार क्रॉस सेक्शन कुछ इस अंदाज में मिलने वाला है। एक स्ट्रेच्ड सर्कल, एक खिंचा हुआ सर्कल दिखेगा, यानी आपको कुछ ऐसा दिखेगा। आहा, समझ गए हैं कि सर ये तो इलिप्स है। जी बिल्कुल मेरे बच्चे, ये इलिप्स है। तो जब आप हॉरिजॉन्टल रहते हुए कट करते हैं तो एक सर्कल क्रॉस सेक्शन दिखता है, और जब इंक्लाइंड वे में कट करते हैं तो क्रॉस सेक्शन जो है वो एक इलिप्स दिखता है, और अंदाज बदलते हैं। चलिए जी, इस बार हम क्या करते हैं मेरे बच्चे, प्लेन को कुछ ऐसे रखते हुए ऐसे कट करते हैं। आपने ऐसे छील दिया साइड से, थोड़ा सा कट कर दिया ऐसे, है ना। अब ऐसे कट करेंगे तो आप देखो क्या होगा, फील कीजिएगा। ऊपर का आपका कोन खुला हुआ है, आपने साइड से ऐसे कट किया है, तो जो कट किया है उसमें कुछ ऐसी शेप दिखेगी, क्योंकि ऊपर तो आपका खुला हुआ है। तो यहां पर अब आपके पास जो दिखेगा वो कुछ इस अंदाज में दिखेगा। देखिएगा, ऐसा दिखेगा। जी हाँ, तो मेरे बच्चे ये थोड़ा सा गौर किया जाए तो कुछ ऐसा बनेगा। जी हाँ, ऐसा बनेगा। दिस इज अ पैराबोला। जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है वो पैराबोला दिख रहा है। इसी तरह से यदि अब हम प्लेन को अलग तरह से यहां पर ले लें मेरे बच्चे, मान लीजिए इस बार मैंने प्लेन को ऐसे लिया, ऊपर से नीचे चाकू पूरा घुमाया, लेकिन ध्यान रखा कि ये जो प्लेन यानी जो आपका नाइफ है, जो जिससे कि आप इसको कट कर रहे हैं, वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के एग्जैक्टली पैरेलल है। ऐसे चलते हुए कट करोगे तो आपको जो फील आएगी वो कुछ ऐसी आएगी। देखिए यहां ऐसे चल रहा होगा कुछ ऐसे ही, यहां कुछ ऐसे ही चल रहा होगा। जब आप इसको कट किए हैं तो यहां भी कुछ ऐसे ही आपको दिख रहा होगा। बताओ, कुछ ऐसे यहां दिखेगा आपको, दिखेगा, सॉरी, ये कुछ ऐसे आपको जो दिखेगा वो आपको यहां भी दिखेगा कि भाई यहां पे हमारे पास कुछ ऐसा दिखेगा। जी हाँ, थोड़ा सा देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, एक इधर दिखेगा लूप, एक लूप ऐसे नीचे दिखेगा। जी हाँ, दिस इज हाइपरबोला। ये ऐसे दिख रहा है तो दिस इज हाइपरबोला। एक प्लेन से अलग अलग एंगल पर अलग अलग अंदाज में हम एक डबल नैप राइट सर्कुलर कोन को कट कर रहे हैं, तो जो क्रॉस सेक्शन दिख रहे हैं उसमें हमें सर्कल भी दिख रहा है, इलिप्स भी दिख रहा है, पैराबोला, हाइपरबोला भी दिख रहा है। अभी एक तरह से और कट करना बाकी है, उस अंदाज में भी कट करते हैं मेरे बच्चे। यदि मैं अब कट ऐसे करूं कि मैंने क्या किया, यहां हमारा प्लेन लिया, यहां प्लेन लिया और ऐसे कट किया। देखिएगा बड़ा मजेदार कट है इस बार। ऐसे चले आप, यानी आपने यहां से कट करना शुरू किया, बिल्कुल जो टॉप है उस टॉप यानी जो इनका वर्टेक्स है उस वर्टेक्स से आप पास हुए, दूसरे के वर्टेक्स से पास हुए, फिर आपने कट किया। फील कीजिएगा, आपने ऐसे कट किया और ऐसे कट करते वक्त आप बिल्कुल वर्टेक्स पर आए, फिर नीचे से आपने दूसरे कोन को वर्टेक्स से कट कर दिया। क्या दिखेगा उसको फील करिए, देखिएगा क्रॉस सेक्शन आपको कैसा दिखेगा। क्रॉस सेक्शन मेरे बच्चे इस वाले केस में यदि सोचोगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा। वर्टेक्स से जा रहा है ना, इधर से लाइन खुली हुई, बिल्कुल गैप दिख रहा है, धीरे गैप कम होता है लाइन के बीच में, यहाँ आके लाइन मिल गई, फिर लाइन वापस खुल रही है, गैप बढ़ रहा है, ऐसे दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं कि सर ये तो पेयर ऑफ लाइन्स है, पेयर ऑफ लाइन्स। हाँ मेरे बच्चे, ये पेयर ऑफ लाइन्स है। हालांकि इन सबका बहुत ज्यादा यूज नहीं है। हाँ, यदि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये किसी काम का नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि जब तक चीजों को अच्छे से बेसिक से आपको नहीं दिखाया कि आखिर है क्या, तब तक आप उसको फील नहीं कर पाते। अब आप थोड़ा सा सोचोगे तो यहां पे आपको ये सारी चीजें फील हो रही होंगी कि ये क्या है और क्यों
कोनिक को हम कोनिक बोलते हैं। एक्चुअली ये क्या है कि कोनिक को कोनिक क्या, कोनिक क्यों बोलते हैं इसको, इन कर्व को हम कोनिक क्यों बोलते हैं कि एक कोन के क्रॉस सेक्शंस क्या है, एक कोन के अलग अलग अंदाज में एक प्लेन से कट करने के बाद जो क्रॉस सेक्शन दिखते हैं ये सारे के सारे क्रॉस सेक्शन हैं। तो कोनिक क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कोन इफ इट इज कट बाय अ प्लेन इन डिफरेंट वेज। जी हाँ, अलग अलग अंदाज में एक प्लेन से जब कोन को कट करते हैं तो जो क्रॉस सेक्शन दिखता है वो कोनिक है। ओहो, मतलब ये हुआ कि भाई पेयर ऑफ लाइन भी कोनिक था। जी हाँ, पेयर ऑफ लाइन भी कोनिक था। पेयर ऑफ लाइन क्या, सर्कल भी कोनिक था। कई लोगों को तो ये गलतफहमी होती है कोनिक में सिर्फ पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला ही होता है। नहीं, सर्कल भी कोनिक है, पेयर ऑफ लाइंस भी कोनिक है। जी हाँ, दो कोनिक तो आप पढ़ चुके हो, दो कोनिक तो आप पढ़ चुके। ये ज्योमेट्रिकल सारा का सारा है जो कोनिक एक्चुअली जिससे डिफाइन करते हैं, कोनिक क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कोन। ठीक है, ये समझ में आ गया। और ये सारे के सारे पॉसिबिलिटी, जो 5 पॉसिबिलिटी हमें दिख रही हैं वो है कोनिक, जिसमें से 2 हम पढ़ चुके हैं, 3 की बात अब हम करेंगे। इसमें ये तो हो गया कोनिक का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की ज्योमेट्रिकली क्या बता रहा है। अब मैथमेटिकली कोनिक को डिफाइन करते हैं। तो मैथमेटिकली कोनिक क्या है वो देख लेते हैं। मैथमेटिकली कोनिक के मेरे बच्चे लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन, locus of a point moving in a plane such that ratio of its distances from a fixed point and a fixed line remains constant। कि एक पॉइंट है जो प्लेन में इस तरह से मूव कर रहा है कि उसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशो कांस्टेंट रहता है। यदि ऐसा है तो फिर उस पॉइंट के लोकस को हम क्या बोलेंगे, कोनिक। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि कोनिक एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जो एक प्लेन में इस कंडीशन के साथ मूव कर रहा है कि एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशो उसका हमेशा क्या बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। मेरे बच्चे यहां पर ये जो हमारा कांस्टेंट रेशो है इसको तो हम क्या बोलते हैं कि दिस इज नॉन एज एसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक, जिसे नॉर्मली स्मॉल ई से लिखा जाता है। ठीक, इसी तरह से ये जो फिक्स पॉइंट है इसको हम नॉर्मली किस नाम से जानते हैं, फोकस ऑफ कोनिक। जी हाँ, फोकस ऑफ कोनिक, जिसे नॉर्मली एस या एफ से लिखा हुआ होता है। तो फोकस होता है फिक्स पॉइंट, कांस्टेंट रेशो होता है एसेंट्रिसिटी, और ये जो फिक्स लाइन है इसको भी आप अच्छे से जानते हैं कि इसे बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स लाइन ऑफ कोनिक। जी हाँ, फिक्स लाइन, डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स पॉइंट, फोकस, कांस्टेंट रेशो, एसेंट्रिसिटी। क्या है थोड़ा सा देखें तो कुछ ऐसा चल रहा है कि एक फिक्स लाइन है, एक फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोला गया है, इस फिक्स पॉइंट को फोकस बोला गया है। अब हमारा पॉइंट P जो है वो प्लेन में इस तरह से मूव कर रहा है कि भैया उसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का जो रेशो है वो कांस्टेंट है। उसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस PS है और फिक्स लाइन से डिस्टेंस जो है वो है PM। तो ये हमें क्या कह रहा है, ये हमें कह रहा है कि PS अपॉन PM जो है ये एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। ये क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। और इस कांस्टेंट को ही क्या बोला उसने, एसेंट्रिसिटी E। ये एक बहुत ही मजेदार डेफिनेशन है जो कोनिक में जाने कितनी जगह पर यूज होती है, बहुत सारी जगह पे यूज होगी। तो डेफिनेशन है मेरे बच्चे, PS इज इक्वल्स टू EPM। जी हाँ, ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा यूज होती है। और इसमें S जो है वो फोकस है, P वो हमारा मूविंग पॉइंट है जिसका हम लोकस निकाल रहे हैं, E एसेंट्रिसिटी है, और M जो है वो उस P से फिक्स लाइन यानी डायरेक्ट्रिक्स पर डाले गए परपेंडिकुलर का फुट ऑफ नॉर्मल है। जी हाँ, PS इज इक्वल्स टू PM।
सॉरी, ये कोनिक का जो है बेसिक डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है। अब एक क्वेश्चन से शुरू कर, मान लीजिए मैं आपसे कहूं मेरे बच्चे कि एक कोनिक की इक्वेशन निकालो, जबकि मैं आपको उसका फोकस दे देता हूं कि लेट द फोकस इज बचा x1 कॉमा y1, ठीक। या एक काम करते हैं, क्यों हम x1 y1 में डील करते हैं, हम तो यहां पर आपको नंबर ही दे देते हैं कि फोकस s जो है वो मैं आपको 2 कॉमा -1 दे दिया हूं। डायरेक्ट्रिक्स लाइन की इक्वेशन मैंने आपको मान लीजिए दे दी है 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ऐसा दे दिया। जी हाँ, मान लीजिए ऐसा दिया। इसके साथ मैंने आपको इसकी एसेंट्रिसिटी मान लीजिए वो दे दी है √2, ठीक। ये हमारे पास जो है एक कोनिक का डाटा है कि आपको फोकस दे दिया गया है, आपको डायरेक्ट्रिक्स लाइन दे दी गई है, आपको एसेंट्रिसिटी दे दी है, आपसे कोनिक का इक्वेशन पूछा जा रहा है। जी हाँ, जो मैंने अभी कहा कि PS इज इक्वल्स टू EPM, ये बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है, बहुत सारी जगह यूज होता है, बिल्कुल बेसिक मैथमेटिकल डेफिनेशन है कोनिक का। तो मेरे बच्चे, आपको यदि इस कोनिक की इक्वेशन निकालनी है तो आपको यही करना पड़ेगा कि PS इज इक्वल्स टू EPM। कोनिक एक पॉइंट P का लोकस होगा, लेट द पॉइंट P बी x कॉमा y। अब h कॉमा k एज्यूम करके h को x और k को y तो बच्चे लोग डालते हैं, तो आप तो समझदार हो, सीधा हमने P को x कॉमा y एज्यूम कर लिया। अब P x कॉमा y की फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशो कांस्टेंट है और किसके इक्वल है, √2 के इक्वल। यही तो कोनिक का डेफिनेशन कहता है। तो कोनिक का डेफिनेशन कहता है PS इज इक्वल टू EPM। निकालो P का S से डिस्टेंस, ये आ गया मेरे बच्चे x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू E कितना, √2। PM इस क्या कहते हैं पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस यानी डायरेक्ट्रिक्स लाइन से डिस्टेंस 3x माइनस 4y प्लस 1 मॉड डिवाइडेड बाय 5। आएगा ये, बिल्कुल आएगा जी। अब मेरे बच्चे हम क्या कर रहे हैं, इस पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो मुझे स्क्वायर करने पे ये इक्वेशन कुछ ऐसे दिख रही है, 25x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ इसका स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस ऑफ 24xy प्लस 1, इसी तरह से प्लस में 6x माइनस में 8y। यही ना होगा, यही होगा। सिंप्लीफाई करते हैं तो 25x स्क्वायर 18x स्क्वायर यानी 7x स्क्वायर, ठीक। फिर यहाँ पे 25y स्क्वायर 32y स्क्वायर तो माइनस ऑफ 7y स्क्वायर, देखिएगा कुछ ऐसा ही 32 25, बिल्कुल जी हाँ। अब xy के टर्म की बात करें तो बच्चे 48x इंटू वाई कॉन्स्टेंट। हाँ, x के टर्म की बात करें तो -100 यहाँ दिख रहा है और यहाँ पे प्लस 12 दिख रहा है तो -112x। जी हाँ, y के टर्म की बात करें तो 50y प्लस में यहाँ दिख रहा है और हाँ आपके पास माइनस में 16 यहाँ दिख रहा है तो आपके पास प्लस में 66y, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म की बात करें 125 और 2 तो ये 123 इज इक्वल्स टू 0। कोई कैलकुलेशन एरर हो तो कोई बात नहीं, आप मैंने चेक कर ही लेंगे। ये हमारे पास आ गए। यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है कि भाई कोनिक की इक्वेशन में कौन कौन से टर्म्स आ सकते हैं, किस किस तरह के टर्म्स आ सकते हैं। तो दिख रहा है कोनिक के इक्वेशन में x स्क्वायर का टर्म आ सकता है, y स्क्वायर का आ सकता है, x इंटू वाई का आ सकता है, x का y का ये टर्म भी आ सकते हैं, कांस्टेंट टर्म भी आ सकता है। इसका मतलब कोनिक एक तरह से जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन का लगभग कोई सा भी टर्म ले सकता है या हर टर्म ले सकता है। इसका मतलब यदि कोनिक की मैं जनरल इक्वेशन की बात करूं तो जनरल इक्वेशन मेरे बच्चे क्या हो जाती है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। जी हाँ, ये कोनिक की जनरल इक्वेशन। अब एक मजेदार चीज आपको यहां समझाते हैं, सुनिएगा मेरे बच्चे। हमने सर्कल कैसे शुरू किया था, सर्कल जब शुरू किया था मैंने आपसे यही कहा था कि भाई लोकस क्या है, ये एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जो एक फिक्स पॉइंट से
कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहता है। फिक्स पॉइंट को हमने सेंटर, कांस्टेंट डिस्टेंस को हमने रेडियस क्या कहते हैं मार्क किया। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि अल्फा बीटा एक सर्कल के सेंटर है, उसका रेडियस r है। तो क्या आप मुझे उसकी इक्वेशन बता सकते हैं? आप सभी ने तुरंत बता दी थी कि एक्स स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। उसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमने देखा कि एक्स स्क्वायर का टर्म आता है, वाई स्क्वायर का टर्म आता है, एक्स अलोन वाई अलोन के टर्म आते हैं और एक कांस्टेंट टर्म आता है। ये भी हमने एनालिसिस कर ली, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होते हैं, एक्स इंटू वाई का टर्म कभी नहीं आता है। ये सारी बातें हमने करी और उसके बाद हमने उसका जनरल इक्वेशन लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। यही सब किया था। फिर हमने जनरल इक्वेशन को, वो जो इक्वेशन हमने निकाली एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, उसके साथ कंपेयर किया तो अल्फा बीटा जी एफ के टर्म में निकाल लिया, यानी सेंटर जी एफ के टर्म में निकाल लिया माइनस जी माइनस एफ। हमने रेडियस जो है वो हमने जी एफ सी के टर्म में निकाल ली और देखा कि रेडियस आर जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आ गई। उसके तुरंत बाद क्या हुआ कि जितनी आसानी से सेंटर और रेडियस देने पर आपने सर्कल निकाल दिया, उतनी ही आसानी से सर्कल देने पर आपने सेंटर और रेडियस बता दिया। समझिएगा बात को। जैसे मैंने आपको सेंटर रेडियस दी, आपने सर्कल की इक्वेशन निकाल दी। फिर जैसे ही मैंने आपको सर्कल की इक्वेशन दी, आपने उतनी ही आसानी से सेंटर रेडियस पकड़ के बता दिया मुझे कि सर सेंटर होता है एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट होते हैं उनका नेगेटिव हाफ यानी माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस जो है वो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट ले लो। आपने आसानी से निकाल दी। अब देखिएगा, समझिएगा, मैंने आपको यहां पे फोकस दिया, एसेंट्रिसिटी दी, डायरेक्ट्रिक्स दी। आपने बड़ी आसानी से PS इज इक्वल्स टू EPM जो कोनिक का मैथमेटिकल डेफिनेशन है उससे मुझे कोनिक की इक्वेशन दे दी। ठीक, इसके बारे में सोच के हमने जनरल इक्वेशन भी यहां अज्यूम कर लिया। ठीक है, इस पर पूरा विचार करके गहन विचार किया, उसके बाद हम देखा कि ये जनरल इक्वेशन होगी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई मेरे, यदि मैं आपको ये कोनिक देता, इस कोनिक की इक्वेशन देता, क्या आप मुझे आसानी से इसका फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और एसेंट्रिसिटी बता सकते हो? लग गई है या नहीं? कि देखो आप, बड़ी मजेदार चीज है कि सर्कल में सेंटर रेडियस से सर्कल निकाल लिया और उतनी ही आसानी से सर्कल से सेंटर रेडियस निकाल लिया। लेकिन यहां परेशानी क्या है? आपके पास फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और एसेंट्रिसिटी है, आसानी से PS इज इक्वल्स टू EPM से कोनिक की इक्वेशन तो निकाल लोगे, लेकिन यदि कोनिक दे दिया जाए तो ये पैरामीटर पकड़ के निकालना लिमिटेड टाइम में तो आसान नहीं है, क्योंकि हमें रिवर्स अप्रोच लगानी पड़ेगी। इसको कहीं ना कहीं इस वाले फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। ऐसे फॉर्मेट में होगा तब हमें समझ में आएगा कि ये PS रहा होगा, ये EPM रहा होगा, तो फिर ये S रहा होगा 2,-1 और ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स होगी और ये E की वैल्यू होगी। लेकिन इस फॉर्म में अरेंज करना लिमिटेड टाइम में तो संभव नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म का कंट्रीब्यूशन दोनों जगह से हो रहा है, वाई स्क्वायर का भी दोनों जगह से हो रहा है, कांस्टेंट टर्म भी दोनों जगह से आ रहे हैं, एक्स इंटू वाई भी, सॉरी हाँ, एक्स और वाई वाले टर्म भी दोनों जगह से आ रहे हैं। बस अकेला एक्स इंटू वाई है जो एक ही जगह से आ रहा है। लेकिन उसके साथ भी लोचा क्या है कि भाई एक्स और वाई के कोफिशिएंट हमें पता नहीं होंगे, तो एक्स इंटू वाई का कोफिशिएंट और साथ में आप ई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये सब लिमिटेड टाइम में पकड़ के रिवर्स इस फॉर्म में लाना और आप फोकस और डायरेक्ट्रिक्स बता पाएं और एसेंट्रिसिटी बता पाएं, ये लगभग असंभव सा काम है। तो जो संभव ही नहीं है लिमिटेड टाइम में, वो तो एग्जाम में आएगा ही नहीं। जी हाँ, एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयरली मिलेंगे कि भाई ये क्या कहते हैं आपका पैराबोला है या ये इलिप्स हाइपरबोला है, इसके ये बता दो, आप फोकस बता दो, डायरेक्ट्रिक्स बता दो, इसके एसेंट्रिसिटी बता दो। जी हाँ, ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे ऐसा नहीं है, होंगे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस वाले, जनरल नहीं हो सकते। इतना खतरनाक सा इक्वेशन देके आपसे कोई भी नहीं पूछने वाला है, वो कुछ स्पेसिफिक देगा। वो आपसे पूछ सकता है, वो ऐसी दे देगा आपको इक्वेशन, लो इसका बता दो, इसका तो बता देंगे, PS इज इक्वल्स टू EPM, रीड करेंगे इसको, तुरंत मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा यही तो चालाकी करेगा ना, 5 हटा देगा यहां से, तो कोई बात नहीं, हम 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे देख के। जी हाँ, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, यहां क्वेश्चन का फ्लेवर बदलने वाला है। कई तरह की यहां पे चीजें होने वाली हैं कि जो हमने स्ट्रेट लाइन सर्कल के टाइम पर क्वेश्चन किए, वैसे क्वेश्चन देखने को अब यहां कम मिलेंगे। स्ट्रेट लाइन में मैक्सिमम क्वेश्चन था स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने वाला,
सर्कल में भी काफी सारा क्वेश्चन सर्कल की इक्वेशन निकालने वाला था, या फिर टेंजेंट नॉर्मल। नॉर्मल तो वहाँ वैसी कोई बात ही नहीं है, सेंटर से पास होने वाली हर लाइन नॉर्मल होती है, इसलिए नॉर्मल की तो बात हमने करी भी नहीं, वहाँ जरूरत ही नहीं है। इसी तरह से लेकिन जब हम बात करेंगे पहला पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला, इक्वेशन निकालने वाले क्वेश्चन कम होंगे। हालांकि जेई मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि वो बहुत आसान होते हैं, यहाँ पर ज़्यादा आपको वहाँ फंसा ही नहीं सकता, बहुत लिमिटेड केस वाले क्वेश्चन आपको देगा, ऐसा अजीबो गरीब कुछ नहीं देगा। वो आपसे पैरामीटर पूछ सकता है, यानी वो आपसे पूछ सकता है कि इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या है, इसका फोकस क्या है, लेकिन वो कुछ स्पेशल केसेस के, सभी के नहीं पूछ सकता। रैंडमली कोई भी इक्वेशन देखिए वो नहीं पूछ सकता, तो क्वेश्चन का फ्लेवर बदलेगा। हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि फ्लेवर किस तरह का होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ ज्योमेट्रिकल नेचर वाले होंगे, जी हाँ, मैक्सिमम क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल नेचर वाले होंगे। सर्कल की, हाँ क्या कहते हैं, जब हमने सर्कल पढ़ा तो सर्कल की कोई ज्योमेट्रिकल नेचर हमने प्रूव नहीं की, यूज की थी हमने। मैंने आपसे नहीं कहा कि आप प्रूव करो कि भैया एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाओगे तो दो बनेंगे और इक्वल लेंथ की बनेंगी, की क्या प्रूव, यूज किए तो हमने, जी हाँ, प्रूव नहीं की, यूज की। इसी तरह से कि भाई आप किसी, हाँ, कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर डालोगे, सेंटर को बाइसेक्ट करेगा, ये हमने यूज किया, प्रूव नहीं किया। कोई कॉर्ड जो है सर्कमफ्रेंस पे एक ही तरफ, मेजर या माइनर आर्क किसी एक तरफ की बात करें, सेम एंगल बनाएगी हर जगह, जी हाँ, ये सब हमने प्रूव नहीं किया। लेकिन वहां क्यों नहीं प्रूव किया, क्योंकि ये सब पता था, बहुत समय से हम सर्कल की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते आए हैं, तो वो हमें याद हैं, उनको प्रूव करने के लिए कोई हमें कुछ क्वेश्चन नहीं देने वाला है। पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला पहली बार करने वाले हैं, इनकी ज्योमेट्रिकल नेचर हमें नहीं पता है, यहाँ क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम ज्योमेट्रिकल नेचर प्रूव करने वाले। अब मेरे बच्चे यदि मैक्सिमम क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल नेचर प्रूव करने वाले होंगे तो हमें तो एक बात पहले से पता है कि ज्योमेट्रिकल नेचर प्रूव करनी है तो ऐसी खतरनाक सी इक्वेशन पे करें या किसी आसान सी इक्वेशन पे करें। क्योंकि जहां इक्वेशन का फर्क क्यों होता है, कर्व को यदि आप शिफ्ट कर रहे हो, इधर से उठा के यहां रख रहे हो, वहां से यहां रख रहे हो, ऐसा करने से उसकी इक्वेशन बदलेगी, ऐसा करने से उसकी इक्वेशन बदलेगी, उसकी ज्योमेट्रिकल नेचर थोड़े ना बदलेगी, नहीं बदलती ना, पहले भी बात करी हमने। इसका मतलब ज्योमेट्रिकल नेचर में इस वाले कर्व पे प्रूव करूं, इस पे प्रूव करूं, इस पे प्रूव करूं, अलग अलग जगह रखे हुए सेम कर्व पे मैं कहीं भी प्रूव कर दूं, एक ही बात है। तो फिर ऐसी जगह प्रूव करेंगे जहां उसकी इक्वेशन हमारे लिए बहुत आसान होगी, जी हाँ। इसीलिए आप देखते हैं कि पैराबोला का मैक्सिमम क्वेश्चन y² = 4x पे खत्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल नेचर वाले हैं, और वो हम y² = 4x पे कर दें या फिर ऐसे किसी पैराबोला पे करें, लग जाएगी भाई। ये हाइपरबोला है जो हमने अभी निकाला है, ठीक है, ये हाइपरबोला क्यों है, कैसे है, वो अभी हम बताएंगे। तो ये हाइपरबोला है। अब मैं ये हाइपरबोला पे ज्योमेट्रिकल नेचर प्रूव करूं या फिर x² / 4 - y² / 9 = 1, बताओ कितना क्यूट सा यार, और ये कितना खतरनाक है। तो हमें ध्यान रखना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल नेचर वाले होंगे, तो वो कुछ स्टैंडर्ड पोजीशन पर हम कर लेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन पे कर लेंगे, बाकी सबका ध्यान हम नहीं रखेंगे, ठीक है। तो इसी की बात करेंगे। अब ये है सेकंड डिग्री कर्व, जो हमें दिख रहा है कि जनरल इक्वेशन जो किसी कोनिक की दिख रही है, सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन दिख रही है। तो कब ये इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी, कब इलिप्स हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी, कब सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी, कब पेयर ऑफ लाइन को करेगी, इन सब की बातें करते हैं। हालांकि सर्कल और पेयर लाइन की बात हम कर चुके हैं,